नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस सकारात्मक विचारों के साथ आज के इस शुभ दिन का आरंभ, आदर, अभिनंदन, आभार। 10वीं असम पुलिस बटालियन के मुख्यालय के नवीन परिसर का शिलान्यास के हेतु आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आजिर এই অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক সাদৰ সম্ভাষণেৰে मैं आदৰণি জনাইছো। हमारे बहुत ही सुंदर परंपरा अतिथि देव भाव को निभाते हुए अब मैं असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी से निवेदन करती हूं कि वे माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का अभिनंदन करें। एखनी फुलाम गामोचा, एटी जापि और मां कामाख्या देवीर प्रतीकीरे माननीय केंद्रीय गृहमंत्री डांगरिया आदरणी जनावा होइसे। धन्यवाद। एतिया অনুষ্ঠানৰ आदरणी भाषण प्रदान কৰিবলৈ অসম सरकाৰৰ माननीय मंत्री श्रीजुत पीयूष हाजरिका डांगरियाक आमी अनुरोध जनाइছো। आमार मजत उपस्थित भारतवर्षर यशस्वी गृहमंत्री आमार आटाइरे श्रद्धार सम्मानीय अमित शाह डांगरिया, आमार मजत उपस्थित अहोমৰ राज्यपाल सम्मानीय लक्ष्मण प्रसाद आचार्य डांगरिया, आमार आटाइरे श्रद्धार अहोমৰ जनप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा डांगरिया, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल प्रमुखे मंचत उपविष्ट विशिष्ट व्यक्तिসকল, मोर श्रद्धार राइज सुधीबृंद, मोर श्रद्धार राइज आमार मजत इतिमध्ये उपस्थित होइसे आमार अहोমৰ प्रत्येकटो सुखर लगत दुखर लगत प्रत्येक दिने थाका देशर यशस्वी गृहमंत्री अमित शाह डांगरिया। अमित शाह डांगरियाक आमी आदरणी जनाइছো अहोমৰ पवित्र भूमिলৈ, मां कामाख्यार भूमिলৈ, शंकरदेवर भूमिলৈ। आमी आदरणी जनाइছো श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य डांगरियाक, आमी आदरणी जनाइছো हिमंत बिश्व शर्मा डांगरियाक, आमी आदरणी जनाइছো सर्बानंद सोनोवाल डांगरियाक, आमी आदरणी আপোনালোককো জনাইছো বৃহৎ সংখ্যক মানুহ আহি গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ এই সভা সফল কৰাৰ কাৰণে। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আমি এবছৰ আগলৈকে কি দেখিছিলো? सम्मानित गृहमंत्री जी, इस जगह में 1 साल पहले तक घुसपैठियों का दबदबा था। आपने असम वासियों को वादा किया था, प्रधानमंत्री जी ने असम वासियों का सामने वादा किया था, असम से एक एक के घुसपैठियों को यहां से बाहर निकाल दिया जाएगा। आपका जो वादा था उस वादा को निभाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये काम इसी जगह से शुरू किया और यहां से घुसपैठियों को भागा के आज का बटालियन का शिलान्यास करने का काम किया है। आपका जो आश्वास, आपका जो विश्वास, वही लेके हम लोग आगे जाएगा। असम का लोग, आप लोग आपका साथ है, प्रधानमंत्री जी का साथ है। गृहमंत्री जी, कम से कम आप असम 10 बार 1 साल में दौरा करते हो, असम का दुख में भी आते हो, असम का सुख में भी आते हो। मैं असम सरकार का मंत्री होने का नाते मैं थोड़ा बहुत जानता हूं, असम का जितना बड़ा काम, चाहे सेमीकंडक्टर हो, चाहे एडवांटेज असम 2 हो, जितना बड़ा बड़ा काम आपका आशीर्वाद से हुआ है, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद से हुआ है और आप दोनों का आशीर्वाद लेके मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा जी ने किया है। मैं आपको दोबारा असम के लिए निमंत्रण देता हूं, नेता देता हूं, आप आइए, हम लोगों को आशीर्वाद कीजिए, असम को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को मदद करिए। इन्हीं 2 शब्द बोल के मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। भारत माता की, भारत माता की। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, हिमंत बिश्व शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं माननीय केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी से निवेदन करती हूं कि वे कृपया अपना भाषण प्रदान करें।
নমস্কাৰ। ভাৰত মাতা কি, সকলোৱে সহযোগ কৰিব দেই। ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি। আজি আমাৰ সকলোৰে বাবে এটি অতি আনন্দৰ দিন। আজি কামৰূপ মেট্ৰ জিলাৰ অধীনত থকা এই কচুতলি 10ম আসাম পুলিচ বেটেলিয়নৰ নতুন তেখেতসকলৰ মুখ্য কাৰ্যালয় চৌহদৰ নিৰ্মাণৰ বাবে আজি আধাৰশিলা স্থাপন কৰাৰ এই শুভক্ষণত আমাৰ মাজত আহি আমাক উৎসাহিত কৰা ভাৰতবৰ্ষৰ শক্তিশালী, সাহসী আৰু সফল গৃহমন্ত্ৰী মাননীয় অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া, অসমৰ মাননীয় ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য ডাঙৰীয়া, অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা, কেশৱ মহন্ত, ৰূপেশ গোৱালা ডাঙৰীয়া, সাংসদ বিজলী কলিতা মেধি ডাঙৰীয়ানী, ইউনিয়ন হোম ছেক্ৰেটাৰী গোবিন্দ মোহন ডাঙৰীয়া, অসমৰ চিফ ছেক্ৰেটাৰী ডক্টৰ ৰবি কোটা ডাঙৰীয়া, ইণ্টেলিজেন্স ব্যুৰোৰ ডাইৰেক্টৰ তপন কুমাৰ ডেকা ডাঙৰীয়া, ডিজিপি হৰমিত সিং ডাঙৰীয়া, এডিশ্যনেল চিফ ছেক্ৰেটাৰী অজয় তিৱাৰী ডাঙৰীয়াৰ লগতে অসম চৰকাৰৰ, ভাৰত চৰকাৰৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল আৰু সমবেত এই অঞ্চলৰ পৰম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, জয় জয়তে। আজি শুভক্ষণৰ সমবেত হোৱা আপোনালোক সকলোৰে প্ৰতি মই মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এইবাবেই যে আপোনালোকে এই আধাৰশিলা স্থাপন কৰাৰ কাৰ্যসূচীত মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক আন্তৰিকতাৰে স্বাগতম জনাবৰ বাবে এই মহাস্থানত সমবেত হৈছে। ইয়াৰ কাৰণে নিশ্চিতভাৱে ইয়াত উপস্থিত থকা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তি কৃতজ্ঞতাৰ পাত্ৰ। মই আশা ৰাখিছোঁ যে আজি এই অনুষ্ঠানত আপোনালোকে উপস্থিত থাকি নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকে এই কথা উমান পাব যে সমগ্ৰ অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ শান্তিপ্ৰিয় আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সমাজখনক নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত যি শক্তিশালী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে, ইয়াৰ ফলত কাশ্মীৰৰ পৰা কন্যাকুমাৰীলৈকে, গুজৰাটৰ পৰা অৰুণাচল প্ৰদেশলৈকে সকলো ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত বসবাস কৰা গাঁও, চহৰ, চাহ বাগিচা, পাহাৰ, ভৈয়াম সকলো স্থানতেই আজি জনসাধাৰণে নিৰাপত্তা পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰক্ষী বাহিনীক, অৰ্ধসামৰিক বাহিনীক শক্তিশালী ৰূপত সজাই তোলাৰ ক্ষেত্ৰত মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই দৃষ্টান্তমূলক সফলতা অৰ্জন কৰিছে। তাৰ বাবে মই অসমৰ ৰাইজৰ হৈ অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা আৰু অভিনন্দন জনাইছোঁ। আপোনালোকে সকলোৱে হাত চাপৰি দি তেখেতক আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰক। কাৰণ আমি অসমৰ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ 3,40,00,000 লোকে যোৱা দিনবিলাকত বিশেষকৈ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যোৱা 11 বছৰে যেনেধৰণে অসমৰ বুকুত আমি শান্তি বিচাৰি পালোঁ আৰু ইয়াত যেনেধৰণে প্ৰগতি সম্ভৱ হৈছে, এই সকলোবিলাক যদি সম্ভৱ হৈছে ইয়াৰ মূল কাৰণ গৃহমন্ত্ৰী হিচাপে অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই লোৱা শক্তিশালী পদক্ষেপ, আন্তৰিকতে লোৱা শক্তিশালী পদক্ষেপ। আজি উগ্ৰপন্থীৰ সৈতে বুজাবুজি চুক্তি কৰি প্ৰায় 10,000তকৈ অধিক উগ্ৰপন্থীক মূল সুঁতিলৈ ঘূৰাই আনি আজি সকলো অঞ্চলতে শান্তি সম্ভৱ কৰি তুলিছে। ইয়াৰ পূৰ্বতে অসমৰ যিটো অৱস্থা আছিল আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে কেনেধৰণে আমি অশান্তিৰ মাজত ভয়ৰ আৰু আতংকিত হৈ জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব লগা হৈছিল আৰু উগ্ৰপন্থী যিধৰণে ভাবুকি
বন্দুকৰ যিটো আক্ৰমণ আৰু বিভিন্ন গোলাবাৰুদ বিভিন্ন ঠাইত আইন শৃংখলা যেনেধৰণে অৱতীৰ্ণ হৈছিল, ফলত মানুহে নিৰাপত্তাহীনতাত জীৱন কটাব লগা হৈছিল। কিন্তু আজি তাৰিখত সেই অন্ধকাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে আঁতৰি গ'ল আৰু সেই অন্ধকাৰ আঁতৰোৱা ক্ষেত্ৰত বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন কৰিলে মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই। আৰু সমান্তৰালভাৱে অসমৰ বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই দিনে নিশাই পৰিশ্ৰম কৰি জনসাধাৰণক আস্থাৰ বিশ্বাসত লৈ যেনেধৰণে উন্নয়নমূলক কামত আন্তৰিকতাৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, তাৰ ফলত আজি অসম দুপে উন্নতিৰ জখলাত বগাবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে পৰম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া আদৰণি ভাষণত কৈছে, এই অঞ্চল সন্দেহযুক্ত লোকে ইয়াত অবৈধভাৱে বেদখল কৰি আছিল, ইয়াকো উচ্ছেদ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই উল্লেখযোগ্য শক্তিশালী ভূমিকা পালন কৰিছে। গতিকে সেইবাবে পৰম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, মই বেছি দীঘলীয়া বক্তব্য নাৰাখো, কাৰণ আমি বক্তব্য শুনিবলৈ আহিছো সকলোৱে মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক। माननीय अमित शाह जी, आपने अपने कार्यकाल में परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो शक्तिशाली कदम उठाए, इसके वजह से आज सिर्फ असम नहीं, सारा नॉर्थ ईस्ट नहीं, सारा देश में आज जनता को सुरक्षा देने में आप सफलता प्राप्त की है और जनता को शांति देने में आपने सफलता प्राप्त की है। और इसलिए ये जो शांति का माहौल, इस माहौल पे आज जनता विकास के सिलसिले में अपने आप को विशेष रूप से वहां शामिल करने के लिए जनता को एक सुनहरा मौका मिला है। तो इसलिए आज असम भारत के अन्य प्रदेश का साथ मुकाबला करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत की है। सारा नॉर्थ ईस्ट जाग उठा है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा है, ये नॉर्थ ईस्ट देश का अष्टलक्ष्मी है और आज अष्टलक्ष्मी का शक्ति दिखाने के लिए शांति व्यवस्था संभव होने के वजह से आज नॉर्थ ईस्ट ने भी विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका पालन करने के लिए मजबूत कदम उठाए हैं। तो मैं इसलिए आपको असम के हर नागरिक की तरफ से, मैं असम का एक निवासी होने की तरफ से आपको विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं और आपका जो शुभकामना, आपका जो सहयोग हमेशा मिले रहे, ऐसे ही हम लोग सबका मानना है और ये मिलते रहेंगे, क्योंकि आप हमेशा असम और नॉर्थ ईस्ट को बड़े आदर्श करते हैं, बड़े स्नेह करते हैं और आज आपने भक्ति भावनाओं से देश के नागरिक को जैसे सेवा की है, इसकी वजह से आज देश को विकास के रास्ते पर तेज से चलने के लिए शक्ति मिला है। और माननीय प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन से आज भारत अगली 25 साल के अंदर दुनिया के एक बड़े विकसित राष्ट्र बनने जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत बनने जा रहा है। और आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए निश्चित रूप से असम को आत्मनिर्भर बनना होगा और उसी दिशा पर डॉक्टर शर्मा के नेतृत्व पे आज असम भी चलने लगा है। এইখিনি কথাকে কৈ মই পুনৰবাৰ সমবেত সমূহ ৰাইজলৈ শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা জনাই মই মোৰ বক্তব্য সামৰিছো। ধন্যবাদ। জয় আই অসম, ভাৰত মাতা কি। মাননীয় শ্ৰীযুত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, তেখেতৰ ভাষণৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছো। असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी ने राज्य में विकास को नया आयाम और नई परिभाषा दी। शासन और प्रशासन को इन्होंने एक नई दशा, दिशा एवं दृष्टि दी। एतिया आमार মাজত उपस्थित অসমৰ माननीय मुख्यमंत्री डांगरिया तेखेतर भाषण प्रदान কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছো। খবৰ কেনেকুৱা? এইফালে খবৰ কেনেকুৱা? ওপৰত এইফালে সঁচাই ভাল লাগিছে নে না? আজি ইয়াতে বেটেলিয়ন কেম্প হ'ব। কিমান ভাল লাগি আছে? ইমান নে ইমান? কিমান? বহুত। তেতিয়ালে মোৰ লগত সকলো একেলগে ক'ব, ভাৰত মাতা কি, भारत माता की। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अमित शाह,
বহুত বহুত ধন্যবাদ। আজিৰ সভাত আমাৰ মাজত উপস্থিত ভাৰত চৰকাৰৰ সন্মানীয় গৃহমন্ত্ৰী, আমাৰ সকলোৰে মাৰ্গদৰ্শক অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া, অসমৰ সন্মানীয় ৰাজ্যপাল শ্ৰী লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য ডাঙৰীয়া, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া, পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া, বিজুত্ৰী কলিতা মেধি ডাঙৰীয়া, অতুল বৰা ডাঙৰীয়া, কেন্দ্ৰীয় গৃহ সচিব মহোদয়, ডাইৰেক্টৰ IB তপন ডেকা মহোদয়, অসমৰ চিফ ছেক্ৰেটাৰী ডক্টৰ ৰবি কোটা, DGP হৰমিত সিং ডাঙৰীয়াকে আদি কৰি মঞ্চত উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল, আই মাতৃসকল আৰু যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমাৰ বাবে এটা আনন্দৰ দিন। আমি সকলোৱে জানিছিলো যে আমাৰ এই কচুতলিত 708 বিঘা মাটি সন্দেহযুক্ত লোকসকলে ইয়াত দখল কৰি আছিলে। কচুতলি আৰু সোণাপুৰ ডিমৰীয়া ৰাইজে দাবী কৰিছিলে যে আমাৰ ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ পৰা এই মানুহখিনিক উচ্ছেদ কৰিব লাগে। কোনেও সাহস কৰা নাছিলে, কিন্তু আমাৰ বিজেপি চৰকাৰৰ নেতৃত্বত আজি আমি কচুতলিৰ 700 বিঘা মাটি আমি অবৈধ লোকৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলো আৰু তেওঁলোকক আমি নিজৰ ৰাস্তা দেখুৱাই দিলো। বিজেপি চৰকাৰ নাহিলে কোনবাই পাৰিলেহেঁতেন নেকি এই কাম কৰিব? পাৰিলেহেঁতেন নেকি বিজেপি নাহিলে? আজি আমাৰ অসমত কচুতলি নহয়, অসমত যোৱা 5 বছৰত 1,10,000 বিঘা মাটি আমি ফৰেষ্টৰ পৰা এভিকশ্যন কৰিছো আৰু চৰকাৰী মাটি আমি 26,000 বিঘা আৰু VGR PGRৰ পৰা আমি 7,000 বিঘা মাটি আমি এভিকশ্যন কৰিছো। এই মাটিত কোন বহি আছিলে? অবৈধ বাংলাদেশীসকল বহি আছিলে। আৰু আজি আমাৰ বিজেপি চৰকাৰে 5 বছৰত আমি কিমান মাটি এভিকশ্যন কৰিলো? 1.5 লাখ বিঘা মাটিৰ পৰা আমি অবৈধ বাংলাদেশীক উচ্ছেদ কৰিলো। আৰু কৰিব লাগিব নে নালাগে? সঁচা কথা কওক, আৰু লাগিব নে নালাগে? টোটেল কিমান মাটি দখল কৰি আছে? 40 লাখ বিঘা মাটি। আমি কিমান উদ্ধাৰ কৰিলো? মাত্ৰ 1.5 লাখ বিঘা মাটি। আৰু বাকীখিনি উদ্ধাৰ কৰিব লাগিব নে নালাগে? পাক্কা লাগিব। তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব? এইবাৰ ইলেকশ্যনত কাক জিকাব লাগিব? কাক জিকাব লাগিব? পাক্কা বিজেপিক জিকাব লাগিব। বিজেপি জিকিব, আমাৰ NDA জিকিব। মই আজি আপোনালোকক কথা দিছো, এইবাৰ অসমত বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পিছত এইবাৰ আমি 1.5 লাখ বিঘা নহয় 5 লাখ বিঘা মাটিৰ পৰা আমি বাংলাদেশীক উচ্ছেদ কৰিম। ভাল হ'বনে বেয়া হ'ব? অসমখন আমি বচাব লাগিব নে নালাগিব? অসমখনক আমি বাংলাদেশীৰ পৰা মুক্ত কৰিব লাগিব নে নালাগিব? আমি শ্বহীদৰ তেজৰ মূল্য আমি ল'ব লাগিব নে নালাগিব? আজি আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি তেখেতসকলক বুজাই দিলো যে এতিয়া অসম আগৰ দৰে অসম নহয়। কোনোবাই যদি আমাৰ ফালে ৰঙা চকুৰে চাই, আমি সেই ৰঙা চকু কাঢ়ি আনিম, কিন্তু আমি কাৰো লগত কম্প্ৰমাইজ নকৰো। এইখন নতুন অসম, অটল, অবিচল, অগ্ৰগামী অসম। এতিয়া যদি অসমত
কোনোবাই গড় হত্যা কৰিব খোজে পবিতৰাৰ পৰা আৰু কাজিৰঙাৰ পৰা সি অসমৰ পৰা পাৰ হৈ যাব নোৱাৰিব ইমানখিনি গ্যাৰেণ্টি আজি আমি দিব পাৰো আজি আমি কি গ্যাৰেণ্টি দিব পাৰো যে অসমীয়া কেতিয়াৰ পৰা কোনেও ৰঙা চকু দেখুৱাব নোৱাৰিব আমাৰ অসমৰ মাটি আৰু নতুনকৈ কোনেও দখল কৰিব নোৱাৰিব আৰু অসমৰ গড় কোনোবাই যদি হত্যা কৰিব বিচাৰে 10 বাৰ চিন্তা কৰি ল'ব লাগিব তেওঁ উভতি যাব পাৰিবনে নোৱাৰিব এয়া হৈছে আমাৰ নতুন অসম সেমি কণ্ডাক্টৰো আহিব অসমৰ ৰাজপথত এতিয়া অকল মটৰ গাড়ী নচলে অসমৰ ৰাজপথত এতিয়া এৰোপ্লেনো লেণ্ডিং কৰিব পাৰে তেনেকুৱা সাহস যোৱা 5 বছৰত অসমীয়াই গোটাব পাৰিলে 1.5 লাখ চৰকাৰী চাকৰি হ'ল জাগিৰোডত সেমি কণ্ডাক্টৰ নামৰূপত খাৰ কাৰখানা নাৰেংগী কুৰুৱাৰ দলং আৰু এতিয়া কচুতলিৰ সন্মুখেদি গুৱাহাটীৰ ৰিং ৰোড কি হ'ব এতিয়া ইয়াৰ সন্মুখেদি আমাক কোনে দিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই দিছে আজি যদি এই মাটিত আমি এভিকশন নকৰিলোহেঁতেন ৰিং ৰোড বনোৱাৰ পিছত ইয়াত কোন বহি থাকিলেহেঁতেন আৰু আজি এতিয়া কোন বহিব অসম আৰু অসমীয়া মানুহ এতিয়া ইয়াত বহিব আমি কাৰো ওচৰত মূৰ তল কৰিব নালাগে শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আমি 708 বিঘা মাটি ইয়াত উচ্ছেদ কৰিছিলো 174 বিঘা মাটিত ইয়াত বেটেলিয়ন হ'ব আৰু 500 বিঘা মাটি ইয়াত থাকি যাব আপোনালোকে যি বিচাৰে মেডিকেল কলেজ বিচাৰে ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ বিচাৰে আপোনালোকে যি বিচাৰে বাকি থকা মাটিত আমি তাত স্থাপন কৰিম ভাল হ'বনে বেয়া হ'ব ভাল হ'ব পাক্কা পুৰা পাক্কা ভাল হ'ব ঠিক আছে আজি আমাৰ এই বেটেলিয়নৰ আধাৰশিলা যাতে এই মাটিত কোনেও আৰু দ্বিতীয়বাৰ বহিব নোৱাৰে আৰু বেটেলিয়নৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিবলৈ কোন আহিছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ ডাঙৰীয়া নিজে আমাৰ মাজত আজি আহি উপস্থিত হৈছে 2 বছৰ আগত চিন্তা কৰকচোন কচুতলিত গৃহমন্ত্ৰী আহিব কোনোবাই সপোনতো ভাবিব পাৰিছিল নেকি ভাবিব পাৰিছিলে নেকি এই মাটিত কি আছিলে 2 বছৰ আগত আৰু আজি কি হ'ব অসম পুলিচৰ বেটেলিয়ন হ'ব আৰু আধাৰশিলা কোনে কৰিছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ ডাঙৰীয়াৰ আধাৰশিলা কৰিছে আমাৰ কাৰণে আজি এটা আনন্দৰ দিন আমি সকলোৱে শান্তিৰে গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ বক্তব্য শুনিম কাৰণ অসমত আজি এই অসম্ভৱ আমি কিয় সম্ভৱ কৰিব পাৰিছো নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অমিত শাহ ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদৰ কাৰণে আজি আমি অসম্ভৱ কাম আমি সমাধান কৰিব পাৰিছো শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আজিৰ দিনটো মোৰ বাবে আনন্দৰ দিন যেতিয়া মাটি এভিকশন হয় মানুহে কয় এভিকশন কৰিলে কি হ'ব 2 দিন পিছত আকৌ আহি যাব এতিয়া অসমীয়াই সকলোকে বুজাই দিছে যে আগৰ দিন নাই এতিয়া দিন পৰিৱৰ্তন হৈছে আৰু অসমৰ পৰা আমি এনেকুৱা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিম অকল কচুতলি নহয় অসমৰ পৰা এদিন এই বাংলাদেশী পলাব লাগিব অসমৰ পৰা পলাব লাগিব নে নালাগিব মাজে মাজে মুকো ভয় খুৱাব চেষ্টা কৰে কোৰ্টত কেছ দিয়ে বিবৃতি দিয়ে কিন্তু মই সকলোকে কৈছো যে বিজেপিয়ে কাৰো পৰা ভয় নাখায় বিজেপিয়ে ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিব বিজেপিয়ে অসমীয়া সমাজ আমাৰ ভাৰত মাতৃৰ বাবে কাম কৰিব আৰু আমি সকলোৱে
বিজেপিক শক্তি দিম, বিজেপিক আমি সাহস দিম। কি কৰিব লাগিব? এপ্ৰিলত ইলেকশ্যন আহি আছে। কি কৰিব লাগিব? কাক জিকাব লাগিব? পাক্কা লাগিব। বিজেপি চৰকাৰ হবনে নহব? কোনে কোনে ভাবে বিজেপি চৰকাৰ হব? হাত দাঙকচোন। বাপৰে, চবে ভাবে বিজেপি চৰকাৰ হব। 100%। मैं अमित शाह जी को बता सकता हूं कि असम में बीजेपी सरकार होना 100% कंफर्म है। किसका सरकार बनेगा? किसका सरकार बनेगा? पक्का बीजेपी का बनेगा? पक्का बनेगा? तब मेरा साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अमित शाह। बहुत बहुत धन्यवाद। সকলোৱে এতিয়া আমি অমিত শাহ ডাঙৰীয়াৰ ভাষণ শুনিম। সকলোকে মই আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছো। জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম, জয় আই অসম। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তেখেতৰ ভাষণৰ বাবে कृतज्ञतारे धन्यवाद जनाइसु। और अब आज के इस अवसर के उपलब्धियों की दर्शाती एक लघु फिल्म आपके लिए प्रस्तुत है। असम ये वो प्रदेश है जहां सुरक्षा केवल एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज के प्रति एक पवित्र कर्तव्य है। इस उपलब्धि का श्रेय असम पुलिस के हर उस अधिकारी और जवान को जाता है जो दिन रात सेवा और सुरक्षा में समर्पित है। असम पुलिस आज देश के सबसे सक्षम और भरोसेमंद पुलिस बलों में गिनी जाती है। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में असम पुलिस व्यवस्था को आधुनिक और सशक्त बनाने की दिशा में रचित बारफुकन पुलिस एकेडमी के उद्घाटन के बाद एक और महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहा है। सोनापुर में 10वें असम पुलिस बटालियन परिसर की स्थापना। ये आधुनिक परिसर लगभग 260 करोड़ रुपए की लागत से 174 बीघा भूमि में विकसित किया जाएगा। इस परिसर में विकसित होंगी आधुनिक बैरक और आवासीय सुविधाएं, प्रशिक्षण मैदान और परेड ग्राउंड, फायरिंग रेंज और सामरिक अभ्यास क्षेत्र, प्रशासनिक भवन और नियंत्रण कक्ष, अस्पताल, स्कूल और नामघर, खेल और फिटनेस के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं। यहाँ हर सुविधा अनुशासन, दक्षता और सेवा भावना को और सशक्त बनाएगी। परिसर को स्मार्ट और सुरक्षित बनाने के लिए सीसीटीवी निगरानी प्रणाली, सोलर ऊर्जा आधारित बिजली व्यवस्था, जल प्रबंधन और पर्यावरण अनुकूल तकनीक, आधुनिक संचार और आईटी नेटवर्क अपनाई जाएगी। यहाँ तैयार होगा एक ऐसा परिसर जहाँ सेवा, सुरक्षा और संस्कार साथ साथ विकसित होंगे। आज का ये शिलान्यास केवल एक निर्माण की शुरुआत नहीं बल्कि असम की सुरक्षा व्यवस्था के नए युग की नींव और गृह मंत्री जी के सशक्त भारत के लक्ष्य के साथ असम पुलिस और अधिक सक्षम और आधुनिक बनेगी। हमारा असम 2 समस्याओं से घिरा हुआ था। एक समस्या असम में घुसपैठिए आसामियों के अधिकारों को छीन रहे थे। हमारे हेमंत बिस्वा शर्मा ने घुसपैठियों की कब्जाई हुई लाखों बीघा जमीन को खाली कराकर घुसपैठियों को हटाने का काम। 1.5 लाख बीघा जमीन से असम से हम लोग घुसपैठियों को हटाया। अगले बार 5 लाख बीघा जमीन से हम लोग घुसपैठियों को हटाऊंगा। सुरक्षित असम, सशक्त भारत की एक और मजबूत कदम। और अब माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से अनुरोध करती हूं कि वे अपने करकमलों द्वारा
10वीं असम पुलिस बटालियन के मुख्यालय के नवीन परिसर का शिलान्यास आभासी रूप से करें। धन्यवाद। अब मैं माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह जी से निवेदन करती हूं कि वे इस भव्य सभा को संबोधित करने का कृपया करें। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, गोहत्ती वालों के आवाज को क्या हो गया है? फिर से कमल फूल की सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? भाजपा सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? भाजपा गण परिषद की सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? तो ऐसी आवाज से नहीं बनती। यहां से नरेंद्र मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए। सभी लोग दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचकर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। वंदे वंदे। आज आसाम और देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता और असम के गवर्नर श्रीमान लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, आज जिनके कारण घुसपैठियों की जगह आसाम की सुरक्षा करने वाले जवानों के निवास बन रहे हैं, ऐसे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी, सर्बानंद सोनोवाल जी, श्री केशव महंता जी, पीयूष हजारिका जी, श्री रूपेश गोवाला जी, गोविंद मोहन जी, गृह सचिव भारत सरकार, तपन डेका जी, डीआईबी भारत सरकार, श्रीमती बिजुली कलिता जी, सांसद महोदया डॉक्टर रवि कोटा, मुख्य सचिव असम हरमीत सिंह जी, महानिदेशक असम जीपी सिंह जी, श्री अजय तिवारी जी, और आज इस कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को मेरा राम राम। सबसे पहले आसाम की इस पवित्र भूमि पर विराजमान मां कामाख्या के चरणों में प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। श्रीमंत शंकर देव जी और श्री माधव देव जी को भी बहुत भक्ति पूर्वक स्मरण कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। श्रद्धेय गोपीनाथ जी, डॉक्टर भूपेन हजारिका, ये दोनों भारत रत्न भारतीय जनता पार्टी के समय में दिए गए दोनों महापुरुषों को मन पूर्वक नमन कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। और आसाम में आया हूं, अहोम सेनापति लसित बरफुकन जी, जिन्होंने सराय घाट में मुगलों का बहादुर से सामना कर कर विजय प्राप्त की, और महान स्वतंत्रता सेनानी कनकलता बरुआ जी को मैं नमन करता हूं। मित्रों, आज का ये कार्यक्रम है तो 270 करोड़ रुपए का लागत वाला कार्यक्रम। जिस प्रकार के मोदी जी के नेतृत्व में, हेमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में
विकास हो रहा है, उसमें 260 करोड़ का कार्यक्रम कोई बड़ी बात नहीं है। आसाम के अंदर मोदी जी ने 15 लाख करोड़ के विकास के काम कराए हैं। 15 लाख करोड़। विश्व के बड़े बड़े ब्रिज, रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, हर क्षेत्र में आसाम को विस्तृत किया है। बहुत ल्यूक्रेटिव, आकर्षक औद्योगिक नीति लाकर, मेरी बात आसाम वालों याद रखना, अगले 5 साल में आसाम पूर्व भारत और पूर्वोत्तर का इंडस्ट्रियल हब बनने जा रहा है। इंडस्ट्रियल हब बनने जा रहा है। ये सबके कंपैरिजन में 270 करोड़ रुपए का एक कार्यक्रम, 174 बीघा जमीन का एक कार्यक्रम बहुत छोटा है, परंतु इसका बहुत बड़ा महत्व है। जैसे हेमंत जी ने बताया, 174 बीघा जमीन कांग्रेस के समय में घुसे हुए घुसपैठियों ने कब्जाई हुई थी। घुसपैठियों का यहां निवास हुआ करता था, जो हेमंत जी ने 1.5 लाख बीघा भूमि मुक्त कराई, उसमें से 174 बीघा भूमि है। और यहां से घुसपैठियों के निवास के कारण गुवाहाटी, आसाम और पूरे देश का सुरक्षा का बहुत बड़ा खतरा था, क्योंकि यही रोड पर से राष्ट्रीय राजमार्ग एक्सप्रेस वे जाने वाला है। और ये एक्सप्रेस वे आसाम के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की धोरी नस बनने वाला है। और एक्सप्रेस वे के मुहाने पर एक घुसपैठियों का निवास आसाम के विकास के लिए बहुत बड़ी चैलेंज हुआ करता था। और आज मुझे बहुत आनंद है कि जहां से सुरक्षा का चैलेंज हो रहा था, वही जगह पर सुरक्षा को चैलेंज को समाप्त करने वाली आसाम की 10वीं बटालियन का स्थापना हो रहा है। जिस भूमि पर से हमारी सुरक्षा चिंताएं पैदा करती थी, वही भूमि पर से आसाम की सुरक्षा की चिंता दूर करने वाली 10वीं बटालियन बसेगी। 124 बीघा के क्षेत्रफल में रेसिडेंशियल और ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। 750 पुरुष ऑफिसर के लिए बैरक और 450 महिला ऑफिसरों के लिए बैरक बनेगा। एक छोटा सा अस्पताल भी बनेगा, ट्रेनिंग सेंटर भी बनेगा, फायरिंग रेंज भी बनेगा, टेक्निकल अभ्यास क्षेत्र भी बनेगा, आधुनिक निगरानी केंद्र भी बनेगा। और सबसे बड़ी बात, आसाम के पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी रोड की दूसरी ओर बनने जाने वाला है। भाइयों बहनों, मैं आप सभी को कहने आया हूं कि आप बहुत जोर से अभिवादन कर हमारे मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा जी का उत्साहवर्धन करिए। उन्होंने आसाम को ये बहुत बड़ी गिफ्ट देने का काम किया है। मित्रों, कांग्रेस के समय में यहां पर घुसपैठिया घुसे, जिसने आसाम की डेमोग्राफी को, जनसांख्यिकी को क्राइसिस के लेवल तक ले जाने का काम किया। उस वक्त भी हम घुसपैठ का विरोध करते थे। असम आंदोलन के समर्थन में हम सभी लोग देश भर से आए थे और हम नारा लगाते थे देश में, कच्छ हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। परंतु ये कांग्रेसियों की नींद नहीं खुलती थी। आज कांग्रेस पार्टी असम में वोट मांगने निकली है। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, धुबरी, बारपेटा, दर्रंग, मोरीगांव, बोंगाईगांव, नौगांव और घोलपड़ा, ये सारे जिले
मुस्लिम बहुल घुसपैठिया बहुल बने हैं, किसकी जिम्मेदारी है? भाइयों बहनों, इसकी जिम्मेदारी सीधी सीधी कांग्रेस पार्टी पर जाती है। मुझे बताओ किसकी जिम्मेदारी है भाई? अरे जोर से बोलो, किसकी है? आज मैं कांग्रेस पार्टी को कहकर जाता हूं कि आपने जो पाप किया है, वो पाप से आसाम को मुक्त कराने का काम हम करने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी करने वाले। हेमंत जी ने 1.5 लाख बीघा जमीन घुसपैठियों से मुक्त कराई। अभी अभी उन्होंने कहा कि 5 लाख बीघा जमीन मुक्त कराएंगे। हेमंत को मैं जानता हूं, ये वचन के बड़े पक्के हैं। मैंने गत चुनाव में कहा था 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, उन्होंने 1.5 लाख लोगों को करप्शन के बगैर नौकरी देने का वादा पूरा कर दिया है। तो 5 लाख बीघा ये जरूर पूरा करेंगे, मगर इससे क्या आसाम की समस्या हल हो जाएगी? आप मुगालते में मत रहना, आसाम की समस्या हल नहीं होगी। यहां से निकलकर कहीं और जाएंगे, देश के कहीं और हिस्से के जाएंगे। मैं आज कहकर जाता हूं, एक 5 साल के लिए फिर से कमल फूल की सरकार बनाइए। आसाम से घुसपैठियों को चुन चुन कर हम देश के बाहर निकालने का काम करेंगे। और ये संभव हो सकता है अगर देश का बड़ा हिस्सा नक्सलवाद से मुक्त हो सकता है, तो देश की भूमि भी घुसपैठियों से मुक्त हो सकती है। इसके लिए चाहिए कलेजा, चाहिए हिम्मत, चाहिए और दृढ़ संकल्प चाहिए। और अपने नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में ये तीनों मौजूद है भाई, तीनों मौजूद है। घुसपैठियों का जाना तय है, परंतु उसको निकालने के लिए राज्य सरकार का समर्थन चाहिए। मुझे बताओ भाई, जिन्होंने घुसपैठिए घुसाए वो कांग्रेस पार्टी, उसकी सरकार बनती है तो घुसपैठियों को निकालने देगी क्या? जरा जोर से बोलो, कांग्रेस घुसपैठियों को निकालने देगी? अरे जोर से बोलो, निकालने देगी? घुसपैठिया निकालना है तो फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी। कांग्रेस के 20 साल में कई सारे जिलों में, इस 7 जिलों में हिंदू आबादी जो 38 लाख थी वो घटकर 36 लाख हो गई और पूरे जिले घुसपैठियों से भर गए। ये 7 जिले जो है, धुबरी, बारपेटा, दरंग, मोरीगांव, बोंगाई, नवगांव और गोलपाड़ा, वो भी हमारे हैं भाई। उसको घुसपैठियों से मुक्त कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? बताइए, जोर से बोलो, बताना चाहिए नहीं कराना चाहिए? मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को चैलेंज देता हूं, क्या आपके घोषणा पत्र में, अरे करना मत, सरकार बन जाए तो हटाना मत, सिर्फ घोषणा कर दो कि हम घुसपैठियों को हटाएंगे, इतनी घोषणा मात्र कर दो। राहुल गांधी एक बार बोले कि हम घुसपैठियों को हटाएंगे, हिम्मत नहीं है उनको बोलने की, क्योंकि ये घुसपैठिए उनकी वोट बैंक बने हुए हैं, वोट बैंक बने हुए हैं। भाइयों बहनों, ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैं आज आपको वादा कर कर जाता हूं, आप भाजपा सरकार बना दो, हम 5 साल में घुसपैठिए को सिर्फ मतदाता सूची से नहीं निकालेंगे, देश की भूमि से भी निकालने का काम करेंगे। देश की चुनाव आयोग एसआईआर कर रहा है। एसआईआर होगा तो स्वाभाविक रूप से घुसपैठिए पहचाने जाएंगे। और राहुल गांधी इसके खिलाफ आंदोलन छेड़े हुए, कभी हाइड्रोजन बम फोड़ते हैं, कभी एटम बम फोड़ते हैं, कभी परमाणु बम फोड़ते हैं। अरे भाई राहुल जी,
आपके सारे बम फटाके जितना भी आवाज नहीं कर पाए और ये देश घुसपैठियों से मुक्त होना तय है, मुक्त होना तय है। मित्रों, आसाम को शांत प्रदेश बनाने के लिए एक घुसपैठिया उन्मूलन बहुत जरूरी है। उन्होंने श्रीमंत शंकर देव की जन्मभूमि को भी नहीं छोड़ा था। मैं अभी अभी श्रीमान शंकर देव के स्मारक में एक बहुत बड़ा स्मारक का उद्घाटन कर आया हूं, जो घुसपैठियों से खाली कराया गया। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी ने जाति, माटी और बेटी तीनों को क्षति पहुंचाई। कांग्रेस ने घुसपैठियों को यहां पर घुसने देकर आसाम की उपजाऊ माटी को घुसपैठियों के हवाले किया। असमिया समुदाय की पहचान को इस घुसपैठियों ने क्षति पहुंचाई और जाति को भी खतरे में डाला। और बेटी, घर और संस्कृति का संरक्षण कांग्रेस ने कभी नहीं किया। इतने साल हो गए कांग्रेस पार्टी को इस देश में लसित बरफुगन को कभी कोई नहीं जानता था। अब गुजरात से लेकर कामाख्या तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बच्चा बच्चा वीर लसित बरफुगन को जानता है। ये काम नरेंद्र मोदी जी और हेमंत बिस्व शर्मा ने किया। असम की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम हमने किया। हमने असम के लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने का काम किया और भूपेन हजारिका को और गोपीनाथ जी को भारत रत्न देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मित्रों, आज मैं यहां एक बात कहने जाता हूं कि असम सरकार ने पहले 5 साल सर्बानंद जी ने और फिर 5 साल हेमंत बिस्व शर्मा जी ने कानून और व्यवस्था के सुधार के लिए ढेर सारा काम किया है। असम के सजा कराने के दर में 20% वृद्धि हुई है और फाइनल चार्जशीट करने के दर में 40% वृद्धि की है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से पूर्वोत्तर को भाग्य के भरोसे छोड़ा। यहीं से कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 10 साल तक प्रधानमंत्री बने, आसाम से राज्यसभा में गए थे। 10 साल में नॉर्थ ईस्ट में 10 बार भी नहीं आए, 10 बार भी नहीं आए। और मोदी जी 11 साल में 80 बार नॉर्थ ईस्ट का दौरा कर चुके हैं, 80 बार। ये बताता है कि नरेंद्र मोदी जी और भाजपा सरकार की प्रायोरिटी हमारा नॉर्थ ईस्ट है। और नॉर्थ ईस्ट छोड़ो, आसाम वालों, अकेले आसाम में 35 बार नरेंद्र मोदी जी आए हैं और 12 रात्रि निवास आसाम में करे हैं, 12। आसाम को विकसित करने के लिए ढेर सारे कदम हमारी सरकार ने उठाए। आसाम में भूमिहीन लोगों को 2.5 लाख मूल निवासियों को हमने जमीन का अधिकार दिया। चाय बागान वालों के लिए स्पेशल स्कीम लेकर आए, इनको बैंकिंग सिस्टम दी और उनको भूमि देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। 40 लाख से ज्यादा महिलाओं को स्वसहायता जूथे से जोड़ा और अभी एक ऐतिहासिक काम हुआ। यहां पर मोरान में जो दृश्य हुआ, पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होकर देख रही थी। ये मोरान का जो हाईवे था, वहां पर रोड बनना भी मुश्किल था। और 14 फरवरी को मोदी जी ने ये हाईवे पर सेना का विमान उतारकर बता दिया कि ये आसाम अब बदल रहा है।
भाइयों बहनों, 4.25 किलोमीटर लंबी ड्यूअल यूज इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप ये पूरे देश को आने वाले दिनों में सुरक्षित करेगी। आज सोनीतपुर में सेना का अभ्यास का सेंटर बना, गुवाहाटी में पूर्ण रूप से एयर शो आयोजित किया गया, 75 से अधिक विमान और हेलीकॉप्टर 25 से अधिक फॉर्मेट में दुनिया को प्रदर्शन कर हमारी वायुसेना की ताकत आसाम के माध्यम से पूरी दुनिया को दिखाने का काम किया। भाइयों बहनों, आसाम में कांग्रेस द्वारा IMDT अधिनियम 1983 को पारित किया था और कानून का एकमात्र उद्देश्य था घुसपैठिए को सहूलियत देना, घुसपैठिए को घुसने देना। ये कानून अब घुसपैठिए को नहीं बचा सकते। आसाम याद रखे, जब तक आसाम की भूमि को हम घुसपैठियों से मुक्त नहीं कर सकते, आसाम सुरक्षित नहीं रह सकता और आसाम की संस्कृति और भाषा और आसाम का साहित्य भी सुरक्षित नहीं रह सकता। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी ने आसाम के हितों के लिए, इसकी संस्कृति के लिए और विकास के लिए कुछ नहीं किया। मोदी जी ने 11 साल में 15 लाख करोड़ रुपया आसाम के विकास के लिए यहां खर्च किया है, आसाम के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया है और औद्योगिक नीति जो मोदी जी लेकर आए हैं और यहां हेमंत बिस्वा शर्मा का डायनेमिक नेतृत्व है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में समग्र पूर्व भारत और पूर्वोत्तर में, नॉर्थ ईस्ट में भारत का औद्योगिक हब हमारा आसाम बनने जा रहा है। आसाम बनने का देश में 3 ही जगह पे शुरुआती सेमीकंडक्टर के प्रोजेक्ट लगे, उसमें से एक प्रोजेक्ट हमारे आसाम में, और वो भी टाटा जैसी रेप्यूटेड कंपनी से लगाया गया। 27,000 करोड़ रुपए का एक ही निवेश और 1.5 लाख करोड़ का निवेश अब तक हो गया है और 3 लाख करोड़ के MOU अभी क्रियान्वयन होना बाकी है। आसाम के बच्चों के लिए, युवाओं के लिए ढेर सारे नए नए कोर्स सृजित हो रहे हैं। शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन आ रहा है। छोटी छोटी व्यवस्था कर बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर की ट्रेनिंग करने के लिए, अकाउंटिंग की ट्रेनिंग करने के लिए ढेर सारी योजनाएं असम सरकार लेकर आई है, जिससे रोजगारी का बहुत बड़ा सृजन होने वाला है। रोजगारी का बहुत बड़ा सृजन होने वाला है। और भाइयों बहनों, दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी घुसपैठियों को घुसाने निकली है। मैं आज फिर से इस सार्वजनिक मंच से कांग्रेस पार्टी को चैलेंज देकर जाता हूं, अगर कांग्रेस पार्टी इस देश में से घुसपैठियों को निकालने के लिए समर्पित है, इच्छा रखती है, तो आसाम के घोषणा पत्र में वो घोषणा करे कि हम आसाम को घुसपैठियों से मुक्त करा देंगे। करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अरे जोर से बोलो, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? वो नहीं करेंगे, मगर मैं बताकर जाता हूं, खाली भूमि खाली कराना, भूमि मुक्त कराना पर्याप्त नहीं है। एक एक घुसपैठी को हम चुन चुन कर आसाम और देश की भूमि से बाहर निकालेंगे। भाइयों बहनों, दूसरी समस्या बाढ़ की है। ब्रह्मपुत्र एक प्रकार से आसाम के लिए आशीर्वाद है, मगर जब बाढ़ आती है, वही ब्रह्मपुत्र के आशीर्वाद की जगह पानी विनाश लगाता है। हमने ढेर सारे तालाबों का, बड़े बड़े तालाबों का सृजन कर और अन्य तरीकों से आने वाले 8 वर्ष में आसाम को
बाढ़ मुक्त बनाने की योजना बनाई है। वो योजना की शुरुआत ही मेरे ही हाथों से 1.5 महीने पहले हो चुकी है। मैं आज असम के वासियों को वादा कर कर जाता हूं कि अब नदियों की बाढ़ लंबे समय तक असम को परेशान नहीं कर पाएगी। हमने सैटेलाइट के जरिए टोपोग्राफी का सर्वे कराया है। पानी का सृजनात्मक उपयोग, कंस्ट्रक्टिव उपयोग क्या हो, इसका आयोजन किया है और कंस्ट्रक्टिव तरीके से पानी को कहां पर ले जाकर स्टोर कर सकते हैं, इसकी भी ब्लूप्रिंट बनाई है। तो आतंकवाद मुक्त, गरीबी मुक्त, बेरोजगारी मुक्त, विकास से लैस और बाढ़ से मुक्त आसाम अगर बनाना है तो अगले 5 साल फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। मुझे बताइए, आप लोग सहमत है क्या? अरे जोर से बताओ भाई, इस और बहनें भी बताएं, सहमत है क्या? सभी लोग सहमत है? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे, असम गण परिषद को जिताएंगे, बीजेपी सरकार बनाएंगे, नरेंद्र मोदी और हेमंत विश्व शर्मा के हाथ मजबूत करेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ, और दिल्ली में राहुल गांधी तक आवाज पहुंचे ऐसे मजबूत आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। आपके आशीर्वचनों के लिए धन्यवाद महोदय। आज का दिन अविस्मरणीय रहा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान देने वाले सभी लोगों का धन्यवाद। इसी के साथ मैं आज के कार्यक्रम का समापन की घोषणा करती हूँ।